हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बिगिनिंग क्लासेस पर। तो आज हम मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 वीडियो लेकर आ गए हैं। आशा करता हूँ आपने पार्ट 1 मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 वीडियो देख लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 2। तो वीडियो के साथ बने रहे। मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हमारा जो रिवाज होता है उसे बोलते हैं रीति का रिवाज। उसको क्या बोलते हैं? रीति का रिवाज। इसमें क्या देखते हैं हम भाई? इसमें देखते हैं हम पिछली क्लासेज का रिवाइज। क्या देखते हैं हम? पिछली क्लासेज का रिवाइज। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था मोल का पहला सूत्र। जिस मोल का पहला सूत्र क्या था? मोल बराबर भार बटे अणुभार। क्लियर है? दूसरा जो इसका फॉर्मूला बताया था वो था मोल बराबर अणु अपॉन एन। ये मोल का दूसरा फार्मूला बताया था, जहाँ पर एन की जो मान है, एन का मान है 6 × 10⁻23 मानकर हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। और वैसे इसका मान कितना होता है? 6.023 मल्टीपल 10⁻23। इतना बताया था। और हमने आपको बताया था यदि हम ये परमाणविकता पूछे, परमाणविकता परमाणविकता का मतलब क्या हो गया? एटोमिसिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी अणु में किसकी संख्या? बोले तो परमाणु की संख्या। किसकी संख्या? अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास H2O और आपसे पूछा जाए कि इस अणु में परमाणविकता कितनी है, तो देखो हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2 परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 1 परमाणु। तो टोटल हमारे पास कितने परमाणु हो गए? 3 परमाणु हो गए। क्लियर बात? यदि इसी क्वेश्चन में हमसे ऐसे पूछ ले कि इसमें हाइड्रोजन की परमाणविकता कितनी है, क्या पूछे? हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी है, तो इसका मतलब हमें क्या बताना है कि इसमें हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। क्लियर बात? आगे चले। चलो अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने आपको परमाणु की संख्या निकालना सिखा दिया था कि परमाणु की संख्या पूछे हमसे, परमाणु की संख्या पूछे या प्रोटॉन की संख्या पूछे, क्या पूछे हमसे? क्या पूछे? परमाणु की संख्या पूछे या हमसे प्रोटॉन की संख्या पूछे या हमसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछे, तो क्या करना है? सबसे पहले एक ही फंडा, अणु निकाल लो। अणु निकाल लिया। अणु निकालने के बाद जितने भी परमाणु हैं, जितने भी प्रोटॉन हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, उनसे गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमने आपको बताया था, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है H2O। अब आपसे पूछे H2O में परमाणु की संख्या, मतलब कोई क्वेश्चन दे दे कि 15 ग्राम H2O में परमाणु की संख्या कितनी है, तो पहले 15 ग्राम में अणु निकाल लो। अणु निकाल लिए। अणु अणु के बाद H2O में परमाणु देखो कितने हैं, अभी सिखाया था 3 परमाणु हैं। तो 3 को किससे गुणा कर दो? जो हमारे पास अणु आएंगे ना, उससे गुणा कर दो। क्लियर बात? अब यदि H2O में प्रोटॉन की पूछे तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन कितने हैं हमने बताया था? प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। परमाणु नंबर, परमाणु संख्या कितनी है? जैसे H2O है जिसमें हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन का कितना है? 8। तो 8 और 2 10 हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन की संख्या। तो अणु को किससे गुणा कर देंगे? प्रोटॉन से गुणा कर देंगे। यदि हमसे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो हमने बताया था यदि कोई स्पीसीज रखी है और उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो उसमें जो प्रोटॉन की संख्या होगी, किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। ये हम क्या परमाणु क्रमांक। ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ये पिछले क्लास तक का रिवाइज था। आज न्यू क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
ये क्वेश्चंस भी आपको किसी ना किसी सीट में या बुक्स का क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन है हमारे पास, किसी एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जिंक उपस्थित है। किसी एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज में क्या उपस्थित है? जिंक उपस्थित है, जो इसके भार का 1.5% है। 1.5% है। तो एंजाइम का न्यूनतम अणुभार क्या होगा? देखो क्वेश्चन से एक बार और। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो है, किसी एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जिंक उपस्थित है। मतलब हमारे पास कोई एंजाइम है और उसमें क्या मिल रहा है? जिंक मिल रहा है, जो इसके भार का, मतलब किसके भार का? कार्बोनिक एनहाइड्रेज के भार का। मान लिया कार्बोनिक एनहाइड्रेज का भार m है, जो इसके भार का कितना परसेंट है? 1.5% है। मतलब जिंक कितना है? जो जिंक का भार है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के भार का 1.5% है। क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर हमसे क्या पूछ रहा है? एंजाइम का न्यूनतम अणुभार क्या होगा? एंजाइम का न्यूनतम अणुभार क्या होगा? तो करें क्वेश्चन को, स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है, किसी एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज में क्या उपस्थित है? जिंक उपस्थित है, जो इसके भार का, मतलब किसके भार का? कार्बोनिक एनहाइड्रेज के भार का 1.5% है। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि जो जिंक का भार है ना, तो जिंक का भार किसके भार का 1.5% है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। मान लिया हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज का भार कितना है? m है। मान लिया हमने, मानने में क्या जा रहा है? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का कितना परसेंट है? 1.5% है। मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 1.5/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो जिंक का भार कितना है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज के भार का 1.5% है। कितना परसेंट है? 1.5% है। तो हमसे पूछ रहा है जो इसके भार का, तो एंजाइम का न्यूनतम अणुभार पूछा है। एंजाइम का क्या पूछा है? न्यूनतम अणुभार। पहली बात ये देखो कि इसमें जो अणुभार होगा ना, वो ही भार के बराबर होगा। अणुभार इज इक्वल टू भार होगा। ये बात तो हमें समझ में ही नहीं आई, तो आपको तमद में अब आएगी, देखना। ये तमद में ऐसे नहीं आई। अब देखो, किसी एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जिंक उपस्थित है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के कितने मोल दे रखे हैं? कुछ नहीं दे रखे, तो 1 मोल मान लो। मान लिया। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का 1 मोल है, और इसमें जिंक उपस्थित है, तो जिंक का भी 1 मोल है। मतलब किसी एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज का कितना मोल दे रखा है? 1 मोल दे रखा है। और उसमें जो जिंक उपस्थित है उसका भी कितना मोल दे रखा है? 1 मोल दे रखा है। अब सोचो कि जो 1 मोल दे रखा है, तो उसका सूत्र क्या होता है? भार बटे अणुभार। तो 1 मोल का बराबर कितना हो जाएगा? भार बराबर अणुभार ही हो जाएगा कि नहीं होगा? यदि 1 मोल है तो उसका भार और अणुभार बराबर होंगे। क्लियर बात? आगे चले। तो ये कहने का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन में हमें भार को ही अणुभार मानना होगा। भार को ही क्या मानना होगा? अणुभार मानना होगा। तो हमें क्वेश्चन में दिया है, किसी एंजाइम का न्यूनतम अणुभार, मतलब जो इसका जो अपने भार माना था, इसको अणुभार ले लेंगे। और ये जो जिंक का भार होगा वो भी अणुभार के बराबर होगा, क्योंकि जिंक का भी 1 मोल है, तो जिंक का अणुभार लिख देंगे। अब देखो, तो जिंक का अणुभार कितना है? 65। आराम आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत क्वेश्चन कराएंगे हम आपको। जिंक का अणुभार कितना है? 65 है। क्लियर बात? m
कार्बोनिक एनहाइड्रेस का तो हमें अणुभार पता ही नहीं है, वो तो हमको निकालना ही है, गुणा मल्टीपल 1.5% दे रखा है। अब तोड़ फोड़ मचानी तो आपको आती है। 65 मल्टीपल 100 बटे 1.5, ये ऊपर चले जाएगा। तो हमारे पास जो न्यूनतम अणुभार आएगा वो आएगा 4333.3। यही क्या होगा, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन में पूछा था जिंक एंजाइम का न्यूनतम अणुभार, क्योंकि हमने पहले एंजाइम का भार माना था, लेकिन हम जानते हैं कि इनका एक एक मोल दे रखा है तो भार को ही अणुभार मानना होगा। तो हमने जो जिंक का भार दे रखा था उसको हमने क्या मान लिया, अणुभार मान लिया। अब क्योंकि इसका 1 मोल ही दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 मोल ही दे रखा है, तो 1 मोल का मतलब जो जिंक है वो एक ही है, एक तरीके से 1 मोल ही हो गया, तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा, 65 होता है। ये हम जानते हैं, पहली क्लास में ही बता दिया था हमने। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? नहीं आया घबराने की कोई बात नहीं है, अगला क्वेश्चन में आएगा, समझ में तो आएगा। और देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, कॉर्टिसोन हार्मोन है हमारे पास एक, क्या है, कॉर्टिसोन हार्मोन में, कॉर्टिसोन हार्मोन में कार्बन उपस्थित है। कॉर्टिसोन हार्मोन में क्या उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है, जो इसके भार का, कॉर्टिसोन हार्मोन किसके भार का, कार्बन के भार का, जो इसके भार का, मतलब जो कॉर्टिसोन हार्मोन में कार्बन उपस्थित है जो इसके भार का 1.44% है। मतलब जो कार्बन है ना, कार्बन, जो कार्बन का भार है वो कॉर्टिसोन हार्मोन के कॉर्टिसोन हार्मोन के भार का 1.44% है। ठीक है, तो कॉर्टिसोन का अणुभार, कॉर्टिसोन का अणुभार क्या होगा, यदि एक अणु में 12 कार्बन प्रेजेंट है, मतलब 12 कार्बन उपस्थित है। अब क्वेश्चन को समझो आराम से। क्वेश्चन है हमारे पास कि कॉर्टिसोन हार्मोन में कार्बन उपस्थित है, क्लियर बात, जो इसके भार का 1.44% है, किसके भार का, कॉर्टिसोन हार्मोन के भार का कितना परसेंट है, 1.44% है। मतलब पहले एक एक स्टेप से लिख लो कि कार्बन का जो भार है, जो कॉर्टिसोन हार्मोन, मान ला कॉर्टिसोन हार्मोन का भार कितना है, एम है, एम का 1.44% है, पहली लाइन से हो गया। तो कॉर्टिसोन का अणुभार क्या होगा, मतलब वही बात, एक कॉर्टिसोन हार्मोन का 1 मोल, तो 1 मोल का जो भार होगा वही अणुभार होगा, मतलब यही क्या होगा, इसका अणुभार होगा, क्लियर बात। यदि एक अणु में 12 कार्बन उपस्थित है, एक अणु में 12 कार्बन, एक अणु में 12 कार्बन उपस्थित है, तो एक कार्बन का जो भार होता है वो कितना होता है, 12। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में जिंक एक ही दे रखा था, तो जिंक का अणुभार कितना लिया था, 65 लिया था, एक ही जिंक का, तो एक जिंक का कितना हो जाएगा, भार बटे भार बराबर अणुभार हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक कार्बन नहीं है, 12 कार्बन है, तो एक कार्बन का भार होता है 12, तो 12 कार्बन का भार कितना हो जाएगा, 12 मल्टीपल 12 बराबर 144 हो जाएगा। बोलो समझ में आएगी नहीं है? यदि यार मान लो ये 12 नहीं होता, एक कार्बन ही उपस्थित होता, तो हम इस कार्बन की भार की जगह क्या मान लेते, 12 ही मान लेते इस क्वेश्चन में। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया, 12 कार्बन दे दिया, मतलब एक कार्बन नहीं है, 12 कार्बन है, तो हम जानते भाई एक कार्बन का जो भार होगा वो अणुभार के बराबर होगा। पहले ही बता दिया 1 मोल है, तो 1 मोल का भार बराबर अणुभार,
तो एक कार्बन का भार है वो है 12, भार बराबर अणुभार होता है, तो 12 कार्बन का कितना हो जाएगा, 12 गुणा 12 बराबर 144। क्लियर बात। तो जो कार्बन के भार है इसकी जगह तो लिख दो 144। ये कोर्टिसोन हार्मोन का क्या है, अणुभार है, तो एम का कितना परसेंट है, 144%। परसेंट लगा दिया, तो तोड़ फोड़ मचाओ, 144 मल्टीपल 100, 144 ये ऊपर जाएगा, तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, 10⁴। ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर बात। अब तो आया होगा समझ में, थोड़ा बहुत तो पल्ले पड़ी होगी, आया होगा समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन और देख लो, तीसरा क्वेश्चन पे देख लेते हैं। इससे भी नहीं आया तो उससे तो आएगा। देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या है भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन है किसी किसी प्रोटीन के किसी प्रोटीन के अणु में नाइट्रोजन उपस्थित है। क्या उपस्थित है, नाइट्रोजन उपस्थित है, जो भार का 2.5% है। अरे भाई किसके भार का, जो प्रोटीन का भार है ना उसके भार का 2.5% है नाइट्रोजन। क्लियर बात। तो प्रोटीन का अणुभार क्या होगा, प्रोटीन का अणुभार, अरे कुछ भी नहीं करना, क्या करना है इसमें भाई, दे रखा है कि प्रोटीन का जो भार है, प्रोटीन के भार का कितना परसेंट है, 2.5% है, कौन, नाइट्रोजन। तो इसमें लिख दो कि भाई नाइट्रोजन का जो भार है वो प्रोटीन का भार मान लिया एम, कितना परसेंट है, 2.5% बटे 100। क्लियर बात। अब नाइट्रोजन का भार कितना है, भाई एक ही मोल दे रखा है, एक ही नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन का भार बराबर अणुभार, तो कितना हो जाएगा, 14 होता है इसका अणुभार, गुणा 100 बटे 2.5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, में एम आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो जो प्रोटीन के अणु का जो अणुभार आएगा वो कितना आएगा, 560। क्लियर बात। आगे चले, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम तीसरा फॉर्मूला सिखाएंगे मोल का। कि भाई हीमोग्लोबिन के बारे में तो सब जानते हैं, हीमोग्लोबिन का जो अणुभार है 6700 दे दिया भाई। मतलब हमें पहले दे रखा है हीमोग्लोबिन का अणुभार, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में प्रोटीन का जो भार था वो निकाला था, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस का निकाला था, कोर्टिसोन हार्मोन का भी अणुभार निकाला था, इसने पहले ही दे दिया। मतलब अपन ऐसे लिखते थे ना, एम का 1.5%, उसकी जगह क्या लिखेंगे, 6700 का इतना परसेंट है, कितना है, 6700 का इतना परसेंट है। अब दे रखा है जिसमें 3.3% भारानुसार भारानुसार क्या उपस्थित है, एफ उपस्थित है, भार के अनुसार क्या उपस्थित है, एफ उपस्थित है। मतलब हीमोग्लोबिन का अणुभार दे रखा है 6700, तो 6700 का 3.3% लेकर चलेंगे तो एफ का भार आ जाएगा। तो क्वेश्चन ने हमसे भार नहीं पूछा है एफ का, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो एच बी के प्रत्येक अणु में कितने कितने एफी परमाणु होंगे। मतलब भाई इसने तो कुछ अलग ही पूछ लिया अब की बार। तो क्या पूछा है, घबराने की तो जरूरत ही नहीं है, कि हीमोग्लोबिन का अणुभार 6700 है, जिसमें 3.3% भार के अनुसार एफी उपस्थित है। मतलब एफी कितना है, जो एफी का जो भार है वो हीमोग्लोबिन का अणुभार 6700 है, मतलब 6700 का कितना परसेंट है,
3.3% है। क्लियर बात। भाई Fe का मोल दे रखा है 1, तो 1 मोल का अणुभार कितना है? 56 है। तो 56 बराबर 6700 गुणा 3.3/100। अरे हमें इसमें निकालना क्या है? इसमें निकालना क्या है? अरे हमें इसमें निकालना है Hb के प्रत्येक अणु में Fe परमाणु कितने होंगे? Fe परमाणु कितने होंगे? Fe परमाणु कितने होंगे? तो हम इसको x से गुणा कर देंगे, यही परमाणु आ जाएंगे। किससे गुणा करेंगे? x से गुणा करेंगे तो यही परमाणु हो जाएंगे हमारे। तो अब x की वैल्यू निकाल लो। तो जो x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 6700 गुणा 3.3/100 गुणा 56 चले जाएंगे नीचे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। क्लियर हो गया है? कोई दिक्कत? हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? Hb के प्रत्येक अणु में Fe परमाणु कितने होंगे? निकाल दिया आसानी से। x लगा देंगे हम। Fe का पूछा था, परमाणु की जगह x लगा देंगे तो हमारे पास परमाणु आ जाएंगे। क्लियर बात? आगे चले। चलो भाई। और देखिए क्वेश्चन। तो आज क्वेश्चन ही कर लेते हैं अपन, है ना? तो देखो भाई क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है हमारे पास। एक बात याद रखना, मैं फंडा सिखा देता हूँ आपको। फंडा नंबर 1 क्या कहता है? फंडा नंबर 1 क्या कह रहा है कि यदि हमें 1 मोल दे रखे हो ना, 1 मोल, 1 मोल बराबर क्या होगा? भार बटे अणुभार। तो 1 मोल में क्या होता है भाई? भार इज इक्वल टू अणुभार होता है। भार इज इक्वल टू क्या होता है? अणुभार होता है यदि 1 मोल दे रखो। तो यदि जैसे अपन को दे दे कि भाई जैसे हमको दे दिया कि 1 मोल H2O उपस्थित है, इसका मतलब क्या हो गया कि H2O का जो भार होगा वो अणुभार के बराबर होगा। तो H2O का अणुभार कितना आता है? 18 ग्राम। तो यही इसका क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा, क्योंकि भार ही किसके बराबर है? अणुभार के बराबर है। जैसे हमको दे दे 1 मोल CaCO3, तो पहले तो देखो 1 मोल है, ठीक है भाई। 1 मोल में भार किसके बराबर होता है? अणुभार के बराबर होता है। 1 मोल में भार किसके बराबर होता है? अणुभार के बराबर होता है। तो CaCO3 का अणुभार कितना होगा? 100। तो यही इसका क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। तो फंडा नंबर 1 तो ये क्लियर कर लेना, ठीक है भाई। तो अणुभार क्या हो गया? 1 मोल अणुओं का भार हो गया। 1 मोल अणुओं का भार भी अणुभार होता है। कैसे? जैसे 1 मोल बराबर क्या हो गया? भार बटे अणुभार, ठीक है। तो जो अणुभार क्या हो जाएगा? 1 मोल का भार, मतलब अणुभार यदि ऊपर चले जाए तो W/A की बचेगा। वही बात है, भार बटे अणुभार ही आ रहा है। मतलब 1 मोल का भार बराबर अणुभार। कहने का मतलब इतना सा ध्यान रखना है, यदि 1 मोल मिल जाए ना हमको, तो 1 मोल में जो भार होता है वही अणुभार होता है। बिल्कुल ये जी चीज़ है, तो बताने की आवश्यकता भी नहीं है वैसे। अब जैसे फंडा नंबर 2 क्या है? फंडा नंबर 2 क्या है? फंडा नंबर 2 है जैसे मोल बराबर अणु अपॉन Na है। मोल बराबर क्या है? अणु अपॉन Na। यदि 1 मोल मिल जाए, 1 मोल मिल जाए तो क्या हो जाएगा? अणु अपॉन Na हो जाएगा। यदि 1 मोल मिल जाए तो क्या हो जाएगा? अणु अपॉन Na। मतलब Na इज इक्वल टू अणु। मतलब जो Na अणु होंगे ना, Na जैसे इस समझ में नहीं आएगा हमको। जैसे अपन को दे दे भाई 1 मोल CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। 1 मोल क्या है? CO2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? Na अणु CO2। कितने अणु? Na अणु CO2। 1 मोल CO2 बोले तो Na अणु CO2। 1 मोल CO2 बोले तो Na अणु CO2। जैसे हमको देते 1 मोल CH4, तो हम समझ जाएंगे, इससे दो चीज़ समझेंगे हम।
फंडा नंबर 1 से क्या समझेंगे कि इसका जो भार होगा वही अणुभार होगा। फंडा नंबर 2 से क्या समझेंगे, 1 मोल CH4 का मतलब क्या हो गया, 1 मोल CH4 का मतलब हो गया अणु CH4, अणु CH4। क्लियर बात, फंडा नंबर 2 भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो भाइयों क्वेश्चन आ रहा है अब हमारा, ग्लूकोज, आज थोड़ा लैग हो रहा है ये, ग्लूकोज के उस नमूने का भार क्या होगा, ग्लूकोज के उस नमूने का भार क्या होगा, जिसमें कार्बन के 1.5 मल्टीपल 10⁻21 परमाणु उपस्थित है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि ग्लूकोज के उस नमूने का भार क्या होगा, मतलब ग्लूकोज दे रखा है ना, ये समझ लेना ग्लूकोज का 1 ही मोल दे रखा है। पिछले क्वेश्चन जैसे कोर्टिसोन हार्मोन का 1 मोल माना था, प्रोटीन का भी 1 मोल माना था, और हीमोग्लोबिन का क्वेश्चन किया था उसमें 1 मोल माना था। तो क्या है, ग्लूकोज के उस नमूने का भार क्या होगा, उस नमूने का भार क्या होगा जिसमें कार्बन के 1.5 गुणा 10⁻21 परमाणु उपस्थित है। यदि वैसे हम इस क्वेश्चन को करने लगे ना तो आधा पेज भरता है, लेकिन हम ट्रिक लेके आए इस क्वेश्चन की, तो समझना, आराम से समझना, मतलब 2-3 लाइन के अंदर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्या है ट्रिक कि हमसे पूछा है कि ग्लूकोज के उस नमूने का भार क्या होगा जिसमें 1.5 गुणा 10⁻21 परमाणु उपस्थित है। हमसे क्वेश्चन ने ये पूछा है। वो नहीं आया समझ में क्वेश्चन, एक बार और देखो। मतलब ऐसे समझो, हमसे कोई किसी क्लास है, मान लो कोई 6th क्लास है, 7th क्लास है, 8th क्लास है, ठीक है। तो 8th क्लास के 2-2 सेक्शन बटे हुए हैं, 8th क्लास के 2-2 सेक्शन बटे हुए हैं, ए सेक्शन एंड बी सेक्शन। ए सेक्शन में मान लो 60 बच्चे हैं और बी सेक्शन में मान लो 40 ही बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो 8th क्लास है, 8th क्लास है उसमें 60 परमाणु है, मान लो 60 बच्चों की जगह क्या मान लिया, 60 परमाणु मान लिया, तो ए क्लास की स्ट्रेंथ कितनी होगी, ए क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी, मतलब कितने बच्चों को अधिकतम रख सकती है, कितने बच्चों को अपनी क्लास में, मान लो ये इसमें जगह है 40 की और इसमें भर गए 60, तो नहीं होगा ना। कंसेप्ट पे आओ, कंसेप्ट पे आते हैं हम। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ग्लूकोज के उस नमूने का भार क्या होगा जिसमें कार्बन के 1.5 गुणा 10⁻21 परमाणु उपस्थित है। मतलब इतने परमाणु उपस्थित होने के बावजूद इसके बाद ग्लूकोज का भार कितना हो जाएगा। देखो भाई, तो पहले तो हम ट्रिक स्टाइल में कैसे करेंगे, देखो 1 मोल ग्लूकोज दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, 1 मोल का भार बराबर अणुभार, 1 मोल का भार बराबर अणुभार। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो 1 मोल का भार बराबर अणुभार, इसका अणुभार कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 ग्राम इसका क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा। क्लियर बात। तो ग्लूकोज के उस नमूने का भार क्या होगा, पहले तो यहाँ तक ही पढ़ो। पहले तो ये देखो कि 180 ग्राम में कार्बन का पूछा है ना, तो पहले तो ये देख लो 180 ग्राम में कार्बन के परमाणु कितने हैं, 180 ग्राम में कार्बन के परमाणु कितने हैं। तो 180 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित, 180 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित कार्बन परमाणु कितने हैं भाई, 6 ना, 6 ही तो कार्बन है, 6। लेकिन हमने बताया यदि परमाणु पूछे, प्रोटॉन की संख्या पूछे, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे, तो उसको अणुओं से गुणा करना है।
किससे गुणा करना है, अणुओं से गुणा करना है। लेकिन इसमें ग्लूकोज का 1 ही मोल दे रखा है, ग्लूकोज का 1 मोल दे रखा है। तो 1 मोल ग्लूकोज का मतलब क्या हो गया, Na अणु। 1 मोल ग्लूकोज का मतलब कितना हो गया, Na अणु। मतलब इसमें जो अणु होंगे ना वो कितने होंगे, Na ही होंगे। 180 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 Na आ जाएगी। ठीक है, मतलब 180 ग्राम में तो भाई इतने उपस्थित है, कितने परमाणु, 6 Na उपस्थित है। अब हमसे ये पूछा है कि 1.5 गुणा 10⁻21 परमाणु में भार कितना होगा। अरे भाई 6 Na परमाणुओं का भार है 180, 6 Na परमाणुओं का भार कितना है 180। तो कितने का पूछा है, 1.5 गुणा 10⁻21 परमाणु का भार कितना होगा। तो कैसे करना है, ऐसे करना है 180/6 Na मल्टीपल 1.5 गुणा 10⁻21। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, Na की वैल्यू रख देना 6 गुणा 10⁻23। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7.5 गुणा 10⁻−21, ओ सॉरी 7.5 गुणा 10⁻−2 ग्राम आ जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर है बात, आया समझ में, थोड़ा बहुत तो आया होगा समझ में। मानता हूँ मैं पहली बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपके रिदम में आ जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है भाई, इसी टाइप के क्वेश्चन और बता देते हैं, चलो फिर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के उस नमूने का भार ज्ञात करो जिसमें कार्बन के 6 × 10⁻24 परमाणु है। कितने उपस्थित है, 6 गुणा 10⁻24 परमाणु उपस्थित है। तो पहले तो इसको तो छोड़ दो भाई, हमें तो ये नहीं दिया, हमें तो ये ज्ञात करना है कि COCO3 के जो भार है 1 मोल है, भार बराबर अणुभार। तो COCO3 का अणुभार क्या हो गया, 100 ग्राम। पहले तो ये देख लो 100 ग्राम CaCO3 में कार्बन परमाणु कितने, 100 ग्राम CaCO3 में कार्बन परमाणु कितने हैं। अरे दिख रहा है हमको एक ही है, एक गुणा, किससे गुणा करना है, अणुओं से गुणा करना है। तो हमने फंडा नंबर 2 में क्या सीखा था कि CaCO3 का 1 मोल दे रखा है, तो उसमें जो अणु होंगे वो कितने होंगे, Na अणु होंगे। तो इसको Na से गुणा कर दो, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमने देख लिया भाई 100 ग्राम में तो इतने उपस्थित है, 100 ग्राम में तो Na परमाणु उपस्थित है, Na परमाणु उपस्थित है। तो 6 × 10⁻24 परमाणु में कितना भार होगा, मतलब 6 गुणा 10⁻24 में भार कितना आएगा। अब ये नहीं कर सकते क्या आप, आराम से हो जाएगा। कैसे होगा, देखो 100 कितना है, नीचे कितना दे रखा है, Na मल्टीपल एक सेकेंड, मल्टीपल हमें करना है 6 × 10⁻24। तो 100/6 गुणा 10⁻23 मल्टीपल 6 गुणा 10⁻24, 6 से 6 गया, 23 से ये गया। तो हमारे पास जो वेट आएगा वो कितना आएगा, 1000 ग्राम आएगा। क्लियर बात, आया समझ में। देखो हमने पहली स्टेप क्या है कि पहले तो जितना उसका अणुभार है ना वही उसका भार होगा। तो 100 ग्राम भार में पहले तो निकाल लो कि जो भी जितने पूछ रहे, भाई कार्बन के पूछ रहा है, ऑक्सीजन के पूछ रहा है, किसी के भी पूछे उसके परमाणु निकाल लिया कि भाई 100 ग्राम में तो हमारे पास इतने हैं, 100 ग्राम में तो हमारे पास इतने परमाणु उपस्थित है।
तो उसने क्या पूछा, 6 × 10⁻24 परमाणुओं में भार कितना होगा। अरे भाई 100 ग्राम में तो इतने परमाणु उपस्थित है, तो मतलब एन जो परमाणु है उनका भार तो है 100 ग्राम। तो 6 × 10⁻24 परमाणु का भार क्या होगा, निकाल लेंगे, 1000 ग्राम हो जाएगा। क्लियर बात, आई समझ में। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, तो आप इस क्वेश्चन को कमेंट करके मेरे को आंसर दे देना, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास, यूरिया के किसी नमूने में, यूरिया के किसी नमूने में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। यूरिया के किसी नमूने में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। कितने उपस्थित है ये तो लिखा ही नहीं। यूरिया के किसी नमूने में, यूरिया किसी नमूने में हाइड्रोजन परमाणु 3 × 10⁻22 है। मतलब परमाणु दे रखा है अपन को यूरिया में इतना। तो यूरिया के इस नमूने का भार क्या होगा, वही क्वेश्चन है, इस नमूने का भार क्या होगा, सेम डिटो क्वेश्चन है। अरे यही पूछ रहा है कि जो हाइड्रोजन परमाणु 3 × 10⁻22 है ना, वो यदि यूरिया में उपस्थित है तब भार क्या हो रहा है, तब यूरिया का भार क्या हो रहा है, तो वही निकाल लेंगे। यूरिया का जो यूरिया का जो भार है, क्योंकि तो यूरिया का 1 मोल दे रखा है, तो 1 मोल का भार बराबर अणुभार, मतलब 60 ग्राम में कितने हाइड्रोजन है वो निकाल लेंगे, ठीक है। कितने हाइड्रोजन के परमाणु वो निकाल लेंगे, और फिर 3 × 10⁻22 से उनसे गुणा कर देंगे, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके मेरे को आंसर देना। यदि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो मैं अगली क्लास में इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है। बात आगे चलें, आगे देखते हैं भाई। जो हमारा मोल का जो तीसरा फार्मूला आता है, मोल का जो पहला फार्मूला सीखा था, मोल का जो पहला फार्मूला हमने सीखा था वो क्या सीखा था, मोल बराबर भार बटे अणुभार। दूसरा फार्मूला मोल बराबर अणु अपॉन Na। तो भाई मोल का तीसरा फार्मूला भी होता है, मोल का तीसरा फार्मूला होता है आयतन अपॉन 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। यदि हमको आयतन किस में दे रखा है, इसको अच्छी तरह लिख देते हैं एक बार। आयतन क्या है, 22.4 लीटर। क्लियर बात। यदि आयतन हमको किस में दे रखा है, लीटर में, यदि ये लीटर में हो तो नीचे वाला भी लीटर वाला लेंगे। और यदि आयतन हमको ml में दे रखा है तो हम इसमें किसका डिवाइड करेंगे, 22,400 ml का। किसका, 22,400 ml का। तो ये हमारे पास तीसरा फार्मूला आ गया मोल का। क्लियर हो गई बात, क्लियर है, एकदम क्लियर है कि मोल का तीसरा फार्मूला क्या है, आयतन के सापेक्ष में। आयतन बराबर 22.4 लीटर, यदि आयतन लीटर में दे रखा है। यदि आयतन ml में दे रखा है तो भाग किसका देंगे, 22,400 ml का। किसका भाग देंगे, भाग देंगे हम 22,400 ml का। क्लियर बात है, आगे चले। ये तीसरा फार्मूला आएगा तो इसको भी यहीं रख दो। क्या आ जाएगा, आयतन अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है भाई, हमें कभी कभी इनकी टक्कर भी करवाने की पड़ सकती है, जैसे हमने पहले सीखा था कि हमको अणु दे रखा है भार पूछे, वैसे यदि हमको अणु दे रखा है आयतन पूछे तो इन दोनों को लगा दो। यदि हमको आयतन दे के भार पूछे तो ये दोनों को उठा लो। तो ये मोल के 3 फार्मूले हैं, यही मोल कॉन्सेप्ट है, इनको रट लेना भैया। मोल के तीनों फार्मूले आपके सामने लिख दिए हैं, रट लेना इनको।
अब भाई इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, जो तीसरा जो फार्मूला लिया था हमने, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा देते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा देते हैं। तो सीखो। पहले तो आपने कभी ये नाम सुना है एनटीपी? वैसे इसमें काम नहीं आएगा लेकिन जनरल चीज़ है। एनटीपी नाम सुना है आपने कभी? और एक आपने नाम सुना होगा एसटीपी। एनटीपी और एसटीपी में अंतर क्या है? देखो भाई, एनटीपी का नाम क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप दाब। और एसटीपी का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसका मतलब क्या हो गया? मानक ताप दाब। मानक ताप दाब। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, इसमें जो टेम्परेचर की जो वैल्यू लेते हैं हम, वो क्या लेते हैं? 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर तो इतना लेते, ठीक है भाई। और इसमें जो प्रेशर माना जाता है, वो प्रेशर लिया जाता है इसमें 180 है। लेकिन ये यदि हम मानक ताप दाब की बात करें, तो इसमें जो टेम्परेचर लिया जाता है वो लिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन लिया जाता है। और इसमें प्रेशर कितना लिया जाता है? प्रेशर लिया जाता है इसमें 180। मतलब प्रेशर तो मानक ताप दाब पर भी सेम है और नॉर्मल टेम्परेचर पर दोनों का सेम है प्रेशर। तो अंतर है केवल टेम्परेचर का। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में जो टेम्परेचर होता है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 298 केल्विन, ठीक है भाई। और मानक ताप दाब पर जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। तो ये आपको मैंने थोड़ी बेसिक नॉलेज दी है। अब हमने जो मोल का जो तीसरा फार्मूला पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? आयतन अपॉन 22.4 लीटर। एक बात और याद रखना कि जो हमने मोल का तीसरा फार्मूला सीखा था, क्या सीखा था? मोल बराबर आयतन अपॉन 22.4 लीटर। ये ओनली फॉर किसके लिए लागू है? लिख लेना, ओनली फॉर गैस। किसके लिए? ओनली फॉर, ये गैसों पर ही लागू होगा। किस पर लागू होगा? ओनली फॉर गैसेज पर ही ये लागू होता है। बट किस पर? एट एसटीपी पर। लिख लेना इसको, ओनली फॉर गैस एट एसटीपी। ओनली फॉर गैस एट एसटीपी पर, मतलब जो फार्मूला लागू होगा उसमें अपन को एसटीपी मिलेगा, ठीक है। ओनली फॉर गैस एट एसटीपी, ये हमारे पास कंडीशन है। आगे चलें, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई? 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी पर मोल कितने? मतलब अपन को 5.6 लीटर ऑक्सीजन दे रखा है, किस पर? एसटीपी पर। और हमसे क्या पूछा? मोल पूछा है। तो वही फार्मूला लगाना है भाई। कौन सा? वही फार्मूला आयतन वाला लगा दो। मोल बराबर आयतन, यदि लीटर में दे रखा है तो 22.4 का भाग दे दो। हाँ, हमको आयतन लीटर में दे रखा है, तो 5.6 में 22.4 का भाग दे दो, तो हमारे पास इसका मान हो जाएगा 1/4 बराबर 0.25 आ जाएगा। 0.25 मोल हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर बात। एक फार्मूला, वो सॉरी, एक इसका क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमारे पास है, अब इन क्वेश्चन में तो आप माहिर हो गए। वही चीज़ें हैं, बस वैल्यू चेंज कर देते हैं। 5.6 ml, सॉरी 56 ml NH3 गैस एट एसटीपी पर भार क्या होगा? अब ये तो आप ही कर लोगे यार। अरे भाई, अपन को आयतन दे रखा है, भार पूछा है, तो और आयतन और भार वाले सूत्र की टक्कर करा दो, तो भार बराबर क्या होता है? अणुभार। आयतन
दे रखा है 56 ml, ml में दे रखा है तो क्या लेंगे 22,400 लेंगे कि नहीं लेंगे, 22,400 ले लिया। भार क्या है हमारे पास, भार तो निकालना है। अणुभार कितना है 17 ग्राम होता है NH3 का अणुभार, बराबर 56/22,400। उधर भेज दो भाई 56 को, 17 को उधर भेज देते हैं हम, किधर 56 से गुणा कर देते हैं उधर, तो वेट कितना आ जाएगा 56/22,400 मल्टीपल 17। तो इसमें जो हमारा इसका जो भार आएगा वो कितना आएगा 17/400 ग्राम आ जाएगा भार। ठीक है भाई, तो क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं हम नई कंसेप्ट के साथ। मॉल कॉन्सेप्ट का जो पार्ट 3 वीडियो होगा, जिसमें हम मॉल कॉन्सेप्ट की पिछली क्लासेस को वही रिवाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सीखेंगे, नए नए क्वेश्चन सीखेंगे। फिर अगले जो वीडियो होगी उसमें हम सांद्रता राशियों के बारे में सीखेंगे, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है, लेकिन थोड़ी बहुत क्लास 11th में भी आती है, तो हम सीखेंगे और फिर धीरे धीरे इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।